तो कहीं न कहीं हमारा भी ये ड्रीम होता है कि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो कि कॉलेज में नहीं आ रही है, उसे कैसे क्रैक करें, वहाँ तक पहुँचे कैसे? तो आज इस पूरे पॉडकास्ट में हम आपसे इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी रिसेंटली उबर का भी इंटरव्यू दिया था और गूगल का भी इंटरव्यू दिया था। तो ज़ोमैटो की हायरिंग कैसे हुई थी? बेसिकली 1 लाख पर मंथ की स्टाइपेंड दे रही थी वो कंपनी। फरवरी में मैं वहाँ से ले ऑफ हो गया। अब क्या हुआ था कि मेरे पास कोई भी ऑफर नहीं था लिटरली। अब तुम जैसे उबर वगैरह कंपनीज में जाओगे, यहाँ पे मोस्टली तुम्हें जो जिन्होंने सीपी डीएससी अच्छे से करा हुआ है मोस्टली वही बंदे मिलेंगे। तो उसी से कल्चर डेवलप हो जाता है। तो मैंने उस टाइम फिर ज़ेटा का इंटरव्यू दिया था। उबर तक आप कैसे पहुँचे? आप इसका प्रोसेस थोड़ा बताइए हमें। उन कनेक्शन से मेरी पहली जॉब लगी थी मीडिया डॉट नेट में। मीडिया डॉट नेट के हायरिंग राउंड कैसे हुए थे आपके टाइम में? इनफैक्ट मेरे को गूगल से भी कॉल आया था और मैंने गूगल के भी 1 हफ्ते में इंटरव्यू दे दिए थे और मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम नहीं लिया था और आई वाज़ एबल टू क्रैक बोथ ऑफ देम। मेरे को ज़ोमैटो से फिर से कॉल आया था कि वुड यू लाइक टू हैव एन फुल टाइम ऑफर नाउ? तो ये जो सिस्टम डिज़ाइन के राउंड्स हुए थे आपके, तो ये फ्रेशर्स से भी पूछे जाते हैं या सिर्फ़ एक्सपीरियंस वाले बंदे? तो ज़ोमैटो में तुम्हें हार्डकोर सीपीयर्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे तुम्हें डेवलपमेंट अच्छा करने वाले लोग मिलेंगे ज़्यादातर। बेसिकली जस्ट में मैंने 3 महीने इंटर्न करी थी फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त। बेसिकली सीपी मोर फोकस्ड ऑन मैथमेटिकल एंड फंडामेंटल एल्गोरिथम थिंग्स। तब मैं सोच रहा था यार है कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो मैं आगे क्या जाऊँगा? कोड फोर्सेस जो कर रहे होते हैं स्टूडेंट, उनके तरफ से ये आ रहा होता है कि उसमें रेटिंग्स बढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा होता है कॉन्टेस्ट के टाइम में अगर आपने गलत सॉल्यूशन अपलोड कर दिया तो उसके नेगेटिव मार्किंग कट जाते हैं। कुछ टाइम्स होते थे मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ। फिर कुछ टाइम होता था मेरे से क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहे और ऐसा लगता था कि भाई मेरे से क्यों नहीं हो रहा? एक इंट्यूशन डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एक कोडिंग प्रॉब्लम को अप्रोच करने से पहले। कुछ इंटरव्यूअर्स है वो ये बोल देते हैं हम तुम्हें 2D अरे दे रहे हैं जिसमें और टेक्निकल रिक्रूटर्स जो रहते हैं, वो आते ही हैं कि आपको सिलेक्ट करना हो, वो आपको एलिमिनेट करने के माइंडसेट से नहीं आते। एंड लाइक दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट जहाँ से मैंने अपना ये कोडिंग जर्नी शुरू करी थी। एक चीज़ यहाँ पे ये जानना था कि आपने जैसे जावा चूज़ किया था, तो मोस्टली जैसे कहते हैं कि सी प्लस प्लस करो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बेटर होता है क्योंकि ये फास्ट है। तो आपको जावा में आपने सीपी किया और फिर डीएसए किया। क्योंकि एक दूसरे की जर्नी देख के ही सीखते हैं ना और मोटिवेशंस भी वहीं से आती हैं भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो टियर 3 कॉलेज से आते हैं, निशांत राणा। तो निशांत भैया ने सबसे पहले पीडिया डॉट नेट में इंटर्नशिप ग्रैब किया। उसके बाद उनकी जर्नी रही जस्पे, ज़ोमैटो और अभी करंटली वो उबर में है। निशांत भैया, वेलकम टू द पॉडकास्ट। और कैसे हैं आप? थैंक यू ब्रो, बढ़िया यार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर एंड लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर माय जर्नी। तो मतलब मैं वही चाहता हूँ कि यार मैं भी टियर 3 से हूँ और मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे भी टियर 3 से होते हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके लोगों की, मतलब क्योंकि एक दूसरे की जर्नी देख के ही सीखते हैं ना और मोटिवेशंस भी वहीं से आती हैं भाई। तो या आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। मतलब टियर 3 कॉलेजेस में तो बड़े-बड़े बिग जायंट कंपनीज़ आ नहीं रही होती है। स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड तो बहुत ही कम आती है। मोस्टली बच्चे सर्विस बेस्ड कंपनी में ही जा रहे होते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा भी ये ड्रीम होता है कि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो कि कॉलेज में नहीं आ रही है, उसे कैसे क्रैक करें, वहाँ तक पहुँचे कैसे? तो आज इस पूरे पॉडकास्ट में हम आपसे इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले निशान भैया, आपका कोडिंग का जर्नी का शुरुआत कैसे हुआ था? और कॉलेज के ईयर में आपका विज़न क्या रहा था? सो बेसिकली मैं थोड़ा पीछे जाऊँगा स्कूल में। सो जब स्कूल में 10th के बाद 11th-12th में आते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो कंप्यूटर साइंस ले लो या फिर फिज़िकल एजुकेशन। तो टिपिकली मैंने वही गेम्स पीरियड लेने के लिए मैंने फिज़िकल एजुकेशन ले ली और कंप्यूटर साइंस से मेरे को मतलब नहीं था। जनरली मतलब स्कूल में मेरे को मैथ्स और फिज़िक्स में इंटरेस्ट था मेनली एंड मतलब फिज़िकल एजुकेशन ले ली। फिर जब स्कूल से निकले और कॉलेज में आए तो जेईई-वेई हुआ नहीं सही से। तो इवेंचुअली फिर मैं एमईटी करके कॉलेज है नोएडा में, वहाँ पे मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई बेस्ड ऑन माई सीबीएसई रिजल्ट। तो वहाँ पे गया अपनी मम्मी-पापा के साथ और वहाँ पे मैंने देखा कि भाई क्या ले, तो पापा ने बोला मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले ले। तो मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो कुछ सोच के कह रहे हो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैं वो लेने लगा था तो मेरे कुछ दोस्त थे जिनको मैंने बताया कि भाई मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई तू पागल है क्या, अब कौन करता है ये सब, अब कंप्यूटर साइंस ले एटलीस्ट टियर 3 में जा रहा है तो। तो मैंने कहा चल ठीक है यार तुम कह रहे हो। फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि एमईटी के भी कुछ लोगों ने कहा कि कंप्यूटर साइंस ले लो, उसमें प्लेसमेंट्स हो जाती हैं।
तो फिर मैंने वहाँ से कंप्यूटर साइंस ली थी क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था कंप्यूटर साइंस का, ना फैमिली में था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर शुरू हुआ उसमें वही जैसे स्कूल वाली वाइब थी कि भाई जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है और उसी में एक्सेल करना है। तो फर्स्ट ईयर में तो वही होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब होता है, तो वही पढ़ा मैंने और उसमें मतलब सीजीपीए भी अच्छी आ गई। फिर सेकंड ईयर में तब क्या हुआ जब मेरा सेकंड ईयर था तब 2020 था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आए थे जिन्होंने डीएसए फैला दिया था कि भाई कंपनी में जाना तो बीएसए करना है। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि भाई अच्छा डीएसए करना है एंड लाइक दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट जहाँ से मैंने अपना ये कोडिंग जर्नी शुरू करी थी। तो तब तक मेरे को लिटरली सी भी नहीं आती थी, सी प्लस प्लस भी नहीं आती थी, तो मैंने स्टार्ट ही जावा से करा था सीधा। मतलब सी भी नहीं सीखी, सी प्लस प्लस भी नहीं सीखी, सीधी जावा करी। तो जावा का मैंने एक कोर्स करा था, उसके बाद मैंने डीएसए करना शुरू करा और फिर आई वुड से कि सेकंड ईयर से मैं शुरू हो गया था डीएसए वगैरह करना। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत मैं दिन के 6-6 घंटे डीएसए कर रहा था, सीपी कर रहा था। तो मतलब बहुत दबा के कर रहा था। फिर मतलब मेरे कनेक्शंस बनने लग गए फिर क्योंकि मैं सीपी कर रहा था और लोग भी सीपी करते थे, तो साथ में डिस्कशन होता था कि भाई ये क्वेश्चन कैसे करें, तो मेरे कनेक्शंस बनने लग गए उससे। तो उन कनेक्शन से मेरी पहली जॉब लगी थी मीडिया डॉट नेट में, जो एक सीपी ओरिएंटेड कंपनी थी जिसके इंटरव्यूज़ में हमेशा सीपी पूछते थे और वो फेमस हुई थी स्ट्राइवर की वजह से। तो बेसिकली मेरे कुछ सीपी के थ्रू ही मेरे कनेक्शंस बने थे, उन्होंने मेरे को रेफरल दिया था और मेरा उसमें इंटरव्यू आ गया था और इवेंचुअली आई क्रैक्ड द कंपनी। तो या दिस वाज़ बेसिकली माय जर्नी कि जहाँ मेरे को पता भी नहीं था कंप्यूटर साइंस क्या होता है और फिर इवेंचुअली यूट्यूब से देख-देख के पता चला अच्छा डीएसए करना है, ये करना है। तो दिस इज़ हाउ मतलब वही मोटिव बेसिकली ये होता है ना कि जब लोग डीएसए शुरू करते हैं कि तो उनको मोटिवेशन ही नहीं रहती करने की भाई कि क्यों कर रहे हैं हम, क्या मिलेगा इससे? तो वही है कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम बिल्कुल ही मतलब तुम्हारा तुमसे डीएसए नहीं हो रहा बट अगर तुम कंसिस्टेंट रह रहे हो तो एक टाइम आएगा जब तुम डीएसए में बहुत फ्लुएंट हो जाओगे। तो या दिस वाज़ माय जर्नी कि मैं कैसे करता गया मतलब कोडिंग जर्नी। तो मतलब आपने सबसे पहले डिसाइड किया था कि मैकेनिकल लेना है, करेक्ट। तो ऐसे आपका इंट्यूशन रहा होगा कि मैकेनिकल आपको इंटरेस्ट आता होगा। पर आपको गाइडलाइंस मिली कि नहीं आपको सीएस की तरफ जाना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा इस तरफ अपना रुख मोड़ रही हैं। करेक्ट। तो आपने जैसे सबसे पहले सेकंड ईयर में तो हमारे में सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स थर्ड सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो या आपको अपने सीनियर्स या आप कोई किसी क्लब से जुड़े थे सेकंड ईयर में, तब जाकर के आपको सो बेसिकली हमारे कॉलेज में कुछ ऐसे डीएसए सीपी का कल्चर नहीं था, वही बेसिक से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्लास बनाए थे जिसमें कुछ नहीं होता था। वो लोग बेसिकली बोल देते थे कि हम ये वेबिनार करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, बस वही होता था और उसमें बता देते थे कि तुम ये सब्जेक्ट पढ़ लो, ये कर लो। पर डीएसए का ज़िक्र कहीं नहीं होता था, बस ये होता था कि जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से कर लो ये वो। तो मतलब मैं तो ऐसा था कि मतलब आई एम नॉट श्योर कि ये लोगों को कैसा लगे बट मैं तो कॉलेज को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता था और इट्स लाइक कि कॉलेज के सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं डीबीएमएस, ऊप्स और ये ऑपरेटिंग सिस्टम और सीएन जो तुम्हारे काम आएँगे फ्यूचर में। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कॉलेज पे इतना ध्यान भी देना चाहिए। जस्ट कि सीजीपीए मेंटेन करो 8 से ऊपर और डीएसए पे मेन फोकस करो, डेव पे मेन फोकस करो एंड यू विल बी एबल टू क्रैक बिग कंपनीज़ ईज़िली। हुँ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ की हायरिंग भी ऐसे ही हो रही होती है जैसे काफ़ी ज़्यादा डीएसए ओरिएंटेड सारे राउंड्स होते हैं। उनका सारा ओए राउंड से लेकर के टेक्निकल राउंड 1, 2 जो भी हो रहे होते हैं सारे डीएसए के बेस्ड होते हैं। और अ, इनफैक्ट एक फ्रेशर्स के लिए तो मेनली डीएसए ही मैटर करता है। अगर तुमने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए तो वो फिर भी इग्नोर कर देते हैं जो बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होती हैं। क्योंकि उनको बेसिकली ये चाहिए कि बंदा अगर सोच पा रहा है, इंट्यूशन है उसमें तो उसको डेप्थ तो हम सिखा ही देंगे क्योंकि वो ऑन द वे तो सीख ही लेगा। तो या दैट्स ऑल्सो द थिंग। तो इस चीज़ पे भी भैया हम आ रहे थे जैसे हमने स्ट्राइवर का देखा था बहुत सारा वीडियोज़ देखे तो उसमें वो बताते हैं कि एक इंट्यूशन डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एक कोडिंग प्रॉब्लम को अप्रोच करने से पहले। तो वो इंट्यूशन आपने कैसे डेवलप किया? प्रैक्टिस करके, डिस्कशन करके? करेक्ट। सो बेसिकली यही होता है कि तुम्हें यार मैक्सिमम क्वेश्चंस तो बेसिकली होता है ना कि जब लोग नया-नया स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने जब नया स्टार्ट किया था, तो मैं एरे के जब क्वेश्चन्स उठाता था, तो उसमें क्या होता था कि मेरे को पता नहीं होता था कि एरे के एग्ज़ैक्टली कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब कभी मैंने एरे एरे का वो वाला क्वेश्चन उठा लिया जिसमें डीपी लग रही है या जिसमें बाइनरी सर्च लग रहा है। तो उससे क्या होता था, मैं सोचता था यार एरे की मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो मैं आगे क्या जाऊँगा? तो उसमें ये होता है कि तुम्हें ना बड़ी स्मार्टली
क्वेश्चन उठाने होते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि उस टाइम जीएफजी का एक सेल्फ पेस्ड कोर्स चलता था डीएसए का। तो उसमें क्या होता था, तो उसमें आपको लिस्ट मिल जाती थी कि अच्छा भाई एरे के पहले ऐसे सॉल्व करने हैं। फिर उस कुछ वीडियोज़ होती थी जो स्ट्रिंग पढ़ाते थे, उसमें स्ट्रिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो मेरे को एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते थे कि इस ऑर्डर में सॉल्व करने हैं। तो अगर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मैं ये वाले सॉल्व कर पाऊँगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एरे के क्वेश्चंस में डीपी आ रही है, बाइनरी सर्च आ रहा है। एरे के बेसिक एरे क्वेश्चंस होंगे, बेसिक स्ट्रिंग क्वेश्चन होंगे और फिर जब बाइनरी सर्च आ रहा है तब एरे के बाइनरी सर्च वाले क्वेश्चंस होंगे। तो आई वुड से कि अगर तुम्हें ऐसे लिस्ट मिल जा रही है ना कहीं से कि भाई ये एरे के क्वेश्चन सॉल्व करने, फिर स्ट्रिंग पे जाना, फिर बाइनरी सर्च पे, तो दैट वुड हेल्प यू कि इंट्यूशंस बिल्ड होंगे, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स में कुछ पैटर्न्स होते हैं, जो पैटर्न्स तुम्हें निकालने होते हैं और वो तुम जब प्रैक्टिस करोगे तभी निकाल पाओगे। तो या दैट्स द थिंग। तो जैसे टियर 3 में अभी के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको बेसिकली डीएसए पे तो फ़ोकस करना ही चाहिए, पर उनका एक और क्वेश्चन रहता है कि जैसे आपके टाइम में मीडिया डॉट नेट आपने अप्रोच किया था सीपी के थ्रू। तो मान लीजिए कि अभी कोई बच्चा डीएसए में बहुत अच्छा है, उसने सीपी करना स्टार्ट नहीं किया है। बेसिकली सीपी मोर फोकस्ड ऑन मैथमेटिकल एंड फंडामेंटल एल्गोरिथम थिंग्स। उस पे फ़ोकस ना करके उसने हार्डकोर डीएसए किया है, लीड कोड लगाया है। तो उसके लिए भैया अपॉर्च्युनिटी कैसे खुलेगी और वो कैसे अप्रोच कर सकता है इस कंपनीज़ को? कोई रेफरल्स हैं, लिंक्डइन पे कनेक्शंस हैं, कैसे कर सकता है? यार अब का तो मेरे को आइडिया नहीं, बट पहले क्या होता था कि जो ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती थी जो सीपी ओरिएंटेड होती थी, तो उनमें क्या होता था कि आपका जो रेफरल लगता था वो काफ़ी मैटर करता था उस टाइम पे। अब तो रेफरल का ऐसे बना दिया कि भाई लोग बोनस लेने के लिए किसी को भी रेफरल दे देते हैं, तो उस वजह से रेफरल की अब वो बेसिकली रेफरल की वैल्यू नहीं रही है अब। तो बट आई वुड से कि जो डीएसए पे फ़ोकस कर रहा है सिर्फ़, वो सीपी नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी यार ये होता है कि आप अपने ना रिज़्यूमे में, मेरा जो रिज़्यूमे था उसमें लिटरली कोई ढंग का प्रोजेक्ट नहीं था। मैंने कॉपी पेस्ट ही करे हुए थे प्रोजेक्ट्स और बेसिक मूवी ऐप और वो सब बनाए हुए थे। तो प्रोजेक्ट्स इतने मैटर नहीं करता, बट अगर तुमने अपने डीएसए स्किल्स अच्छे से लिख रखी है ना कि भाई मैंने जीएफजी पे इतने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, लीड कोड पे इतने करे हैं, मेरे लीड कोड पे मेरी इतने कॉन्टेस्ट दिए हैं और मेरी ये रैंक आई है। ये सब तुम अच्छे से अगर वो कर दोगे ना नोट डाउन, तो जो रिक्रूटर होता है ना, उनको भी बेसिकली होता है कि रिक्रूटर को बोल देते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ कि तुम्हें जो रिज़्यूमे में देखना है वो डीएसए स्किल्स ही देखनी है। प्रोजेक्ट्स को तुम इग्नोर कर सकते हो। तो मेनली वही होता है, तुम्हें अच्छे से डीएसए स्किल्स अपनी लिखनी भी पड़ेंगी। सिर्फ़ ये नहीं कि तुमने क्वेश्चन सॉल्व करते चले गए, तुम्हें मेंशन करना चाहिए कि मैंने इतने क्वेश्चन इस प्लेटफ़ॉर्म पे सॉल्व करे, इस प्लेटफ़ॉर्म पे इतने करे, कॉन्टेस्ट देने होंगे, जिससे तुम बता पाओ कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आई थी, ये सब। तो दैट डज़ मैटर कि तुम कैसे रिप्रेज़ेंट कर रहे हो अपने डीएसए स्किल्स को। और आज के डेट में तो ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा टारगेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्ट्राइवर भैया का एक सीट हो गया, डीएसए एक लव बब्बर भैया हैं, उनका भी एक सीट हो गया। तो लोग उनके 450 क्वेश्चंस करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा करके आपस में कंपैरिज़न कर ले रहे हैं। तो इस चीज़ से उनको वैसा कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। उनको सबसे पहले तो एक इंट्यूशन बिल्ड करना होगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते-करते। और दूसरा कि टाइम स्लॉट्स और आप उस मोमेंट पे उस प्रेशर में आप क्वेश्चंस कर पाएँगे या नहीं, इसके लिए आपको कॉन्टेस्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जीट कोड के भी बाई वीकली कॉन्टेस्ट्स आते हैं। तो भैया आप कोड फोर्सेस पे भी प्रैक्टिस करते थे? हाँ, मतलब मैं कोड फोर्सेस पे भी मैंने क्योंकि भैया कोड फोर्सेस कुछ ऐसा हो जाता है कि बाकी सारे प्लेटफ़ॉर्म से ये बिल्कुल अलग ही होता है। इसका सारा कोड स्क्रैच से हम लिख रहे होते हैं। इनपुट भी खुद से ले रहे होते हैं और बाकी में हम सब एक इनबिल्ट फंक्शन आते हैं, क्लास के अंदर सॉल्यूशन को हम बस इम्प्लीमेंट कर देते हैं उस फंक्शन को। तो एक इनपुट लेना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे अरेज़, लिंक्ड लिस्ट और इनमें तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, पर हाँ, अगर हम डीपी, बैक ट्रैकिंग और इन जैसे डेप्थ में जाएँगे तो इनमें इनपुट लेना भी कहीं न कहीं चैलेंजिंग हो जाता है। तो करेक्ट। क्या इंटरव्यूज़ में भी रिक्रूटर भी ऐसे इनपुट खुद से लेने के लिए देते हैं या क्या? कैसा प्रोसेस मोस्टली रहता है? नहीं होता। सो मोस्टली ऐसा होता है कि तुम्हें सो इसमें भी 2-3 चीज़ें होती हैं कि जैसे अगर तुम ग्राफ ले लो, तो कुछ इंटरव्यूअर्स हैं वो ये बोल देते हैं हम तुम्हें 2D अरे दे रहे हैं जिसमें H1 टू H2 तुम्हें बताया है कि H1 टू H2 ये, H2 टू H3 ये है। अब तुम्हें उसे खुद ग्राफ बिल्ड करना है। तो बेसिकली इनपुट में तो उन्होंने बस ये बता दिया कि H1 टू H2 है, अब ग्राफ तुम्हें बिल्ड करना पड़ेगा।
तो वो चीज़ आनी चाहिए, बट ऐसे नहीं बोलते कि तुम जैसे जावा में स्कैनर होता है उससे तुम इनपुट लेते हो, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि तुम स्कैनर लिख के इनपुट लो यूज़र से, बट वो तुम्हें ऐसा फंक्शन का इनपुट दे देंगे, पैरामीटर दे देंगे जिससे तुम्हें ग्राफ या ट्री का डेटा स्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। तो या वो चीज़ तो आनी चाहिए, मतलब वो दैट 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 वो तो आई गेस लीड कोड के क्वेश्चंस में भी तुम देखोगे ना, लीड कोड के क्वेश्चंस में भी ऐसा होता है कि वो ऐसे ही इनपुट देते हैं कि तुम्हें ग्राफ बिल्ड करना पड़ेगा। तो आई आई वुड से कि इतना ठीक है, मतलब वो इतना मैटर नहीं करता कि अगर तुम लीड कोड कर ले रहे हो तो फिर दैट्स फाइन। मतलब देखो जो मेरे टाइम पे मैंने जब सीपी करी थी तो तब सीपी का बहुत ज़्यादा कल्चर आया था, मतलब अचानक से सब लोग सीपी करने लग गए थे और कोविड भी था तो घर पे बैठे-बैठे क्या ही करना था। बट जो पर्सनली मेरा ये है कि अगर तुम लीड कोड भी अच्छे से कर ले रहे हो ना, तो लीड कोड लेवल ही आजकल पूछा जा रहा है इंडस्ट्री में। मतलब मैंने अभी रिसेंटली उबर का भी इंटरव्यू दिया था और गूगल का भी इंटरव्यू दिया था, तो लीड कोड लेवल ही पूछा जा रहा है, ऐसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीपी प्रॉब्लम्स तो नहीं पूछी जा रही। तो आई वुड से कि अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, तो जस्ट फोकस ऑन लीड कोड और उसको ही अच्छे से करो। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं देखता हूँ कि बहुत लोग बस नंबर्स के पीछे भागते हैं और मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने सॉल्व कर लिए और रिज्यूमे में दिखा दिया। उससे तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम मान लो कंपनी में लग भी गए, तो अगर तुम्हारा इंट्यूशन ही बिल्ड नहीं हो ना, तो तुम कभी भी किसी कंपनी से ले ऑफ हो सकते हो। और तुम्हें अगर इंट्यूशन ही बिल्ड नहीं है पहले से, तो तुम फिर से दूसरी कंपनी क्रैक कर ही नहीं सकते। तो मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत जल्दी-जल्दी कंपनीज़ क्रैक की हैं, क्योंकि मेरा डीएसए में बहुत अच्छा बेस बना हुआ था, तो मेरे को ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस में लगती नहीं थी, क्योंकि इंट्यूशंस बिल्ड थे मेरे पहले से ही। तो अगर तुम बेस ही अपना अच्छे से बना के चलोगे ना, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं करोगे ना, तो तुम्हें आगे फ्यूचर में बहुत हेल्प आएगी लिटरली। मतलब डीएसए एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें लिटरली 5-6 साल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तक पूछते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में। तो या मतलब इसको कॉलेज से ही अच्छा बना के चलोगे तो इट वुड बी हेल्पफुल टू यू गाइज़। और एक चीज़ तो ऐसा भी होता है भैया, जैसे कि टेक्निकल रिक्रूटर्स जो रहते हैं, वो आते ही हैं कि आपको सिलेक्ट करना हो, वो आपको एलिमिनेट करने के माइंडसेट से नहीं आते हैं। वो आते हैं, आपको क्वेश्चंस देते हैं और बहुत अच्छे से आपको हेल्प करते हैं। तो आपका करेक्ट। इंट्यूशन, जैसे आपने बताया कि इंट्यूशन बिल्ड अगर आप करे होगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके, और एक टाइम फ्रेम में आप क्वेश्चन सोच ले रहे हो, जैसे कॉन्टेस्ट दे करके आप ये कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे हेल्प करते हैं, वो अच्छा अच्छा खासा हेल्प करते हैं कि आप सॉल्यूशन तक पहुँच जाओ, आप सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ कर दो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अचानक से टपक के कुछ कोई चीज़ आ रही हो और आप ब्लैंक हो गए। तो हाँ। कहीं न कहीं आपकी प्रैक्टिस नहीं रही होगी, या फिर आपने उतना टाइम दिया नहीं होगा उस चीज़ को लेकर। तो वही है ना, ये चीज़ तो काफ़ी। हुँ। शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर कि कोई भी नया क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे को पता हो कि भाई अच्छा इसको इस वे में सोचना है। तो या कोडिंग निंजा में भी आपने इंटर्नशिप की थी? कोडिंग निंजा में तो यार वो मतलब वो था कि मैंने टेक्निकल ब्लॉग रिव्यूअर और कंटेंट राइटर की उससे करी थी, क्योंकि तब ऐसा था कि भाई कहीं से भी पैसा आ रहा है तो ले लेते हैं, मतलब क्योंकि इवेंचुअली ये था कि मतलब स्किल्स बिल्ड करनी थी और फिर उसको मोनेटाइज़, मतलब बेसिकली यही होता है ना, इवेंचुअली तुम डीएसए क्यों कर रहे हो? तुम्हें पैसा कमाना है, मतलब कंपनीज़ में घुस के तुम्हें इंटरव्यूज़ फोड़ने हैं और तुम्हें इवेंचुअली मनी जनरेट करना है। तो वही था कि मैंने वहाँ से मैंने बेसिकली सबसे पहले एक 2 वेट्स करके कंपनी थी जहाँ पे मैं एज़ अ कोर्स इंस्ट्रक्टर था अपने सेकंड ईयर में। तो वहाँ से मेरी पहली इनकम आई थी। मैंने आई गेस 3000 लिए थे टू टीच अ बैच फॉर 1 मंथ। तो या दैट वाज़ माय फर्स्ट इनकम। उसके बाद फिर मैं कोडिंग निंजास में गया था और उसके बाद मेरी फिर इसमें लग गई थी मीडिया डॉट नेट में। एंड साइड बाय साइड also I used to work in a edtech company of USA as a वही डीएसए इंस्ट्रक्टर। तो वहाँ से भी आई वाज़ जनरेटिंग सम मनी। सो या तो मतलब वही है कि देखो तुम्हें वही है ना कि मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि हमने डीएसए शुरू करा, हमसे हुआ नहीं और हमने छोड़ दिया। तो तुम्हें अपना वो बनाना पड़ेगा ना कि भाई तुम डीएसए कर क्यों रहे हो? भाई तुम्हें एंड गोल क्या है? कि मतलब एंड गोल किसी का ये नहीं हो सकता कि मेरे को ये कंपनी फोड़नी है। मतलब एंड गोल इज़ या तो मनी है या फिर तुम्हें सैटिस्फैक्शन चाहिए कि भाई तुम ये कंपनी फोड़ पा रहे हो। तो मेरा जो था मेरे को तो मनी था बेसिकली कि भाई क्योंकि तब मतलब जो सही बोल यूट्यूबर यार, ये चीज़ तो पता नहीं लोग क्यों नहीं आजकल एक्सेप्ट करते हैं मनी को लेकर के। शायद महान बनना चाहते हों लोगों के सामने आकर, पर जहाँ तक लोग आ रहे होते हैं, जिस अपने एक बैकग्राउंड भी उनका हो रहा होता है, उनके पेरेंट्स भी होते हैं, उनका घर भी चलाना होता है, तो इन चीज़ों को भी काफ़ी एक थॉट प्रोसेस में रखना चाहिए कि हाँ, एक बहुत बड़ा मैटर करने वाली ये भी चीज़ है। एक विज़न होना चाहिए उनके पास कि आखिर हम कर क्यों रहे हैं ये चीज़। तो जैसे आपने बताया कि ये भी एक फैक्टर काफ़ी मैटर कर रहा होता है। मतलब मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं डीएसए सॉल्व करता था और एक
कुछ टाइम्स होते थे मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ, फिर कुछ टाइम होता था मेरे से क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहे और ऐसा लगता था कि भाई मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मतलब मैं लिटरली छोड़ देता था। फिर मैं सोचता था नहीं भाई, अब इन्वेस्ट किए हैं 2-3 महीने तो अब भाई करना ही करना है। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, अगर तुम इन्वेस्ट कर दो ना 1 डेढ़ साल, यू विल नेवर रिग्रेट दिस दिस इन्वेस्टमेंट बेसिकली। क्योंकि मेरे को अभी भी पता है, मैंने ज़ोमैटो मेरे को उबर का कॉल आया था और मैंने उसके अगले 1 हफ्ते में ही इंटरव्यूज़ दे दिए थे। इनफैक्ट मेरे को गूगल से भी कॉल आया था और मैंने गूगल के भी 1 हफ्ते में इंटरव्यूज़ दे दिए थे और मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम नहीं लिया था और आई वाज़ एबल टू क्रैक बोथ ऑफ देम। सो मतलब ये है कि अगर तुम इन्वेस्टमेंट अच्छे से दे रहे हो और तुम अपना 1.5 साल दे रहे हो, मतलब 1.5 साल अगर तुम कर गए ना, तो तुम कितने भी तुम्हें मतलब बहुत अच्छी तुम्हारी ग्रिप बन जाएगी डीएसए में। तो या तो फिर मीडिया डॉट नेट के रिक्रूटर्स आपको रीच कर रहे थे आपके प्रोफाइल के थ्रू, या आपने उसे फिल करा था कहीं? सो बेसिकली आई टूक अ रेफरल फ्रॉम वन ऑफ द गाइज इन मीडिया डॉट नेट और डायरेक्टली उस रेफरल के थ्रू मेरे को कॉल आ गई थी कि वी आर शेड्यूलिंग योर इंटरव्यू। और उस टाइम मेरा सिर्फ एक डीएसए का इंटरव्यू हुआ था और उस टाइम मीडिया डॉट नेट सीधा सीपी की प्रॉब्लम पूछती थी। सो आपने वो कनेक्शन कैसे बिल्ड किया था भैया? कनेक्शन बिल्ड किया था। सो बेसिकली वी यूज्ड टू डू सीपी एंड टेलीग्राम पे उस टाइम एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें लोग डिस्कशन करते थे कि बेसिकली आप सॉल्विंग करते थे कि अब चलो कॉन्टेस्ट खत्म हो गया, अब ये तुमने कैसे सॉल्व किया। तो उस टाइम 22 23 और 24 बैच, नहीं 22 23 और 21 बैच के लोग थे। तो उसमें एक बंदा 21 बैच का था जो मीडिया डॉट नेट में था। तो उसको मैंने टेलीग्राम पे रीच आउट किया कि यार आई एम गुड एट डीएसए एंड सीपी, सो कैन यू रेफर मी एट दैट और नॉट। तो उन्होंने फिर मेरे को वहीं से बोला कि ठीक है, आई एम रेफरिंग यू। और उस टाइम मीडिया डॉट नेट का रेफरल ऐसा था कि अगर तुम्हें मिल रहा है रेफरल तो तुम्हें इंटरव्यू कॉल आ ही जाएगी। सो या अभी आज के डेट में जैसे देखा जाए कि अब सॉल्विंग क्वेश्चंस को करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, तो 1-2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि काफ़ी फ़ोकस और ये सीपी ओरिएंटेड तैयारियाँ भी करवाते हैं, जैसे टीएलई एलिमिनेटर्स, एक प्रियांश अग्रवाल करके हैं। तो या वो भी उनका कोर्स मैंने लिया था, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो रहा होता है। और ये बहुत बेसिक से चीज़ को कैसे डील करना है, कैसे मैथ्स के प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, और हमारा बेसिकली डीएसए से थोड़ा-सा हट करके स्लाइटली, और ये इंट्यूशन बिल्ड करना कि किस तरह से हम उस क्वेश्चन को अप्रोच करें और फास्टर कर सकें। तो भैया एक चीज़ यहाँ पे ये जानना था कि आपने जैसे जावा चूज़ किया था, तो मोस्टली जैसे कहते हैं कि सी प्लस प्लस करो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बेटर होता है क्योंकि ये फास्ट है। तो आपको जावा में आपने सीपी किया और फिर डीएसए किया, ये तो मुझे लगता है कि खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपने कैसे शुरू किया था इस चीज़ को? तो बेसिकली मैं बताऊँगा कि मैंने सी प्लस प्लस इसलिए चूज़ नहीं किया था क्योंकि उस टाइम मेरे को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें सी पढ़ाई गई थी और उसमें पॉइंटर्स थे। और मेरे को पॉइंटर्स से बहुत ऐसे डर वर लग गई कि अरे यार पॉइंटर क्या है भाई? तो फिर मेरे को पता चला अच्छा जावा में तो पॉइंटर कुछ है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ़ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने वहाँ से सोचा कि चल जावा कर लेते हैं, फिर मैंने जावा में डीएसए करा। और फिर जब मैंने अपने इन्वेस्ट कर दिए थे 4-5 महीने ये जावा सीखने में और फिर जावा का डीएसए किया मैंने जीएफजी से, जो मैं बताया कि मैं सेल्फ पेस्ड कोर्स लिया था एक। तो फिर उसके बाद जब मैं सीपी करने गया था तो सी प्लस प्लस में स्विच करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि आई हैड ऑलरेडी इन्वेस्टेड 5 मंथ्स और मेरे को वो वेस्ट नहीं करने थे। तो मैं सोचा कि चलो अब इसमें ही कर रहे हैं, सीपी होगा तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि उसमें क्या होता है कि जब भी आप सीपी करते हो ना तो अब आप टेम्पलेट्स बना लेते हो कि इनपुट जो है वो उसका टेम्पलेट बना लिया, सीधा फंक्शन कॉल किया, उसने इनपुट ले लिया। बट उसमें चैलेंजेस ये आते थे जावा में कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती थी जो सी प्लस प्लस में सेम लॉजिक से चल जाती थी बट जावा के थ्रू वो टीएलई आ जाता था। तो तब थोड़ा दुःख होता था कि भाई यार सेम लॉजिक लिखा है हमने और सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बट स्टिल सी प्लस प्लस का चल गया, जावा का नहीं चला। बट आई थिंक अब जो कोड फोर्सेस और कोडसेफ के प्लेटफ़ॉर्म्स है उसमें उन्होंने जो टाइम लिमिट है वो लैंग्वेज बेस्ड कर दी है। तो आई डोंट थिंक सो अब वो इश्यू आता होगा बट मेरे टाइम पे आता था। तो तब थोड़ा बुरा लगता था, अदरवाइज़ तो मतलब सिंटैक्स थोड़ा बड़ा है बट जब तुम करने लग जाते हो ना, जब तुम्हारा हाथ बैठ जाता है करने पे, तो इट्स फाइन आई थिंक। बट हाँ, रिकमेंडेड ऐसी होती है। तो बेसिकली आपने कौन-कौन सा प्लेटफ़ॉर्म फ़ोकस किया था भैया, जैसे आपने तो अपने प्रिपरेशन के टाइम पे? सो बेसिकली पहले मैंने बताया कि मैं जीएफजी पे गया था। जीएफजी से मैंने पूरे वो सेल्फ पेस्ड वाला करा कोर्स, फिर उसके बाद मैं कोडशेफ पे गया था। तो कोडशेफ पे चीटिंग्स बहुत होती थी उस टाइम पे, मतलब कि लोग चीटिंग करके बहुत ऊपर
सॉरी पहुंच जा रहे हैं, तो मैंने कोड शेफ और से फ्लैग्स भी उस टाइम इतने स्ट्रांग नहीं होते थे, अब तो काफ़ी स्ट्रांग कर दिया उन्होंने भी। फिर मैं कोड फोर्सेस पे आ गया। कोड फोर्सेस पे तब नहीं होती थी चीटिंग, आई एम नॉट श्योर क्यों, बट हाँ तब कोड फोर्सेस काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ करता था। तो मैंने फिर कोड फोर्सेस पे ही फोकस किया था। तो अगर आप मेरी कोड शेफ और कोड फोर्सेस वाली प्रोफाइल भी देखोगे, तो मैंने एक टाइम के बाद कोड शेफ पे देना ही बंद कर दिए थे और कोड फोर्सेस पे ही एक्टिव था मैं। तो या सो उसके बाद कोड फिर जब मैं कोड फोर्सेस का मेरा हाथ बैठ गया, फिर मैंने सोचा कि चल लीड कोड कर लेते हैं अब, क्योंकि इंटरव्यूज आ रहे हैं पास। तो जब मेरा फोर्थ ईयर शुरू होने वाला था, मतलब आई गेस सिक्स सेमेस्टर था, तब मैंने लीड कोड करना शुरू कर दिया था, अदरवाइज मैं सीपी ही करता था। हुँ। तो एक क्वेश्चन कोड फोर्सेस जो कर रहे होते हैं स्टूडेंट, उनके तरफ से ये आ रहा होता है कि उसमें रेटिंग्स बढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा होता है कॉन्टेस्ट के टाइम में अगर आपने गलत सॉल्यूशन अपलोड कर दिया तो उसके नेगेटिव मार्किंग कट जाते हैं, तो उससे भी रैंकिंग काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। तो भैया इस चीज़ को कोई कैसे हैंडल करेगा? और मान लीजिए किसी ने ए, बी और सी बनाया, उसके बाद डी1 या डी2 पे नहीं जा पा रहा है, तो उस फेज में जो बच्चे स्टक हैं आज के टाइम में, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? यार उसका बेस्ट वे होता है हमेशा, अब सॉल्विंग करनी पड़ती है तुम्हें, मतलब कि इंटरव्यूज, मतलब जैसे कोड फोर्सेस ऐसी चीज़ है कि तुम स्टेप बाय स्टेप जाते हो कि ए सॉल्व कर पा रहे हो, कुछ टाइम तक होगा ए सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर तुम अब सॉल्व करोगे, ए सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, फिर बी नहीं हो रहा है, बी का अब सॉल्विंग करते रहोगे। मैं ये करता था कि सिर्फ कॉन्टेस्ट नहीं देने होते कोड फोर्सेस में। कोड फोर्सेस में तुम्हारे सेट प्रॉब्लम सेट्स भी होते हैं कि अच्छा बी की ये प्रॉब्लम सेट्स हैं, तो मैं वो सारे प्रॉब्लम्स करता था। और फिर जब कॉन्टेस्ट देता था, तो उसमें देखता था कि ए बी सी जनरली जो होते थे, नहीं ए बी सी तो नहीं, ए बी जनरली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते थे, उसमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम नहीं लग रही होती थी। तो मैं उसमें उसमें पैटर्न्स बनाना शुरू कर दिए थे कि अच्छा बी की मेरी ये पैटर्न वाले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो मैंने प्रॉब्लम सेट में जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली वही है कि तुम एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अब सॉल्व करना ही करना है कॉन्टेस्ट। तो हैं, और दूसरी चीज़ है कि प्रॉब्लम सेट में जाके तुम्हें उस पर्टिकुलर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं, तुम्हारा एक टाइम पे आ ही जाएगा। ये सबका देखो अपना-अपना होता है कि कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग लेट कर पाते हैं। तो वही है, जो लेट कर पा रहे हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं जनरली और वो छोड़ देते हैं। वही 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 चीज़ होती है कि तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम्हें करते रहना और एक टाइम पे तुम कर लोगे, मतलब वही होता है। तो अगर तुम मतलब मेरा कोड फोर्सेस का भी देखोगे मतलब कभी तो मेरा काफ़ी टाइम तक ऐसे-ऐसे ही चल रहा था सेम ही लेवल पे। फिर हुँ। एक ऊपर गया, फिर जाता गया ऊपर। तो मोस्टली लोगों का ऐसे ही होता है कि वो उन्हें इन्वेस्ट करने होते हैं। भाई मैंने भी 2 साल इन्वेस्ट किए हैं, 2 साल बहुत होते हैं यार। तो मतलब 2 साल तो बहुत होते हैं। कुछ लोग 6-7 महीने में कर लेते हैं। तो सबका हुँ। अपना-अपना होता है यार, आईक्यू लेवल तो वही है। तो तो बेसिकली रेटिंग को इंक्रीज़ करने के लिए आपको अब सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। प्रॉब्लम और आपने आपने बताया कि प्रॉब्लम सेट जैसे कि कोई बी या सी पे अटक रहा है, तो आपको पर्टिकुलरली जाकर के प्रैक्टिस में बी सेक्शन के जो लेवल के जो क्वेश्चन्स रहते हैं, जिस रेटिंग के क्वेश्चन होते हैं, आपको वो सॉल्व करना चाहिए। जिससे कि आपको उस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। और करेक्ट, कुछ ऐसा भी होता है भैया, जैसे 14-1500 रेटिंग के बाद से ही एक हार्डकोर वाला डीएसए थोड़ा-सा टच होना स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट। उससे तो पहले तो जो रेटिंग हुँ, वही मैं कह रहा था कि ए, बी तक जो होता है कि आपका मैथमेटिकल होता है, उसके बाद जो सी, डी, ई होते हैं, इनमें आपका डीएसए और फिर एल्गोरिदम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो जो ए बी प्रॉब्लम होती है ना, वो आपका इंट्यूशन बिल्ड करवा देती है कि अच्छा मेरे को ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सोचने इतने टाइम में मेरे को कैसे, मतलब तब प्रेशर होता है क्योंकि भाई कॉन्टेस्ट दे रहे हो, तुम्हें अपनी रैंक भी ऊपर लानी है और तुम्हें गलत भी सॉल्यूशन नहीं देना। तो वहाँ पे जो तुम्हारी प्रेशर बिल्डिंग होती है ना सीपी में, वो बहुत अच्छी हो जाती है और तुम्हारा इंट्यूशन भी अच्छे से बिल्ड होता है। और फिर जब तुम ए बी पे कंफर्टेबल हो जाते हो और सी सॉल्व करना, आई वुड से कि अगर कोई बंदा कोड फोर्सेस की एबीसी सॉल्व कर ले रहा है, मेरे को अभी का तो पता नहीं, बट मेरे टाइम पे जो एबीसी कर लेता था वो उसको मतलब वो इंटरव्यू रेडी माना जाता था उस टाइम पे। क्योंकि उसको ये होता था कि वो एबीसी कर ले रहा है और उसने लीड कोड थोड़ा ग्राइंड कर लिया, तो वो इंटरव्यूज़ तो क्लियर कर लेगा। बट या अभी का मेरे को आइडिया नहीं, बट ऐसा होता था कि सीडीई वाज़ लाइक कि डीएसए आ गया तुम्हारा। उससे पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है। तो अब हम जैसे डिस्कशन करते-करते इंटरव्यू की बात पे आ ही गए हैं, तो थोड़ा-सा इंटरव्यू पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप जल्दी से समराइज़ आप कर सकते हैं इस चीज़ को, मीडिया डॉट नेट के हायरिंग राउंड कैसे हुए थे आपके टाइम में? मेरा यार सिर्फ़ एक स्क्रीनिंग राउंड से आप बताइए।
मेरे को बेसिकली एचआर की कॉल आई थी एंड शी सेड कि यू बेसिकली यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस और वुड यू लाइक टू गिव और नॉट। मैंने कहा हाँ ओके। तो शी शेड्यूल्ड फॉर लाइक दो तीन दिन बाद ही मेरा इंटरव्यू था। तो सिर्फ एक इंटरव्यू हुआ था और उसमें मेरे से डीएसए पूछा गया था। एज फार एज आई रिमेंबर मेरे को लग रहा है एक ही हुआ था। तो उसमें सिर्फ एक सीपी प्रॉब्लम पूछी गई थी और वो काफ़ी अच्छे लेवल की थी एंड उसके बेसिस पे मेरे को सेलेक्ट करा गया था। अ, अगर आपको याद हो किस किस टाइप की प्रॉब्लम थी? यार वो तो याद नहीं बट आई थिंक वो ग्राफ रिलेटेड ही प्रॉब्लम थी कुछ। मतलब ट्रूली तो मेरे को सही में याद नहीं यार। मतलब अब तो बहुत टाइम। सब नॉट बेसिक डेटा स्ट्रक्चर बट एडवांस साइड डेटा स्ट्रक्चर्स। मतलब जो सीपी प्रॉब्लम्स होती है ना उसमें तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं होगा कि तुमने बस डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लिया और एल्गोरिदम यूज़ कर लिया। कुछ ना कुछ होता है उसमें कि मतलब तुम्हें पहले तो क्वेश्चन ही समझना पड़ेगा और फिर उसमें कुछ होता है कि टेढ़ा मोड़ा कुछ करा होता है उन्होंने। हाँ, थोड़ा-सा ट्विस्ट करके देते हैं सामने। तो ये था प पहला राउंड जैसे टेक्निकल राउंड ये हुआ होगा आपका मीडिया डॉट नेट का। तो फ़ोन स्क्रीनिंग हो गया, उसके बाद टेक्निकल आपका हो गया, उसके बाद टेक्निकल राउंड 2 भी हुआ था? आई डोंट थिंक सो हुआ था। मेरा सिर्फ शायद यही राउंड हुआ था और आई गेस मेरा मैनेजर राउंड हुआ था। उसमें शायद सिर्फ एचआर क्वेश्चन, बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे थे। बट आई एम स्टिल नॉट वेरी श्योर कि हुआ था या नहीं। मतलब क्योंकि यार ऑब्वियसली 4 साल हो गए अब तो मेरे को हाँ। ना याद नहीं। तो बेसिकली जो आपकी पहली कंपनी थी आपने टेलीग्राम पे कुछ ग्रुप्स जॉइन कर रखे थे। हुँ, आपने ग्रुप बना के आप सॉल्व करते थे वहाँ पे और वहाँ से आपके कनेक्शंस बने थे। तो वो मीडिया डॉट नेट में काम करते होंगे करेक्ट। जो वहाँ पे आप सॉल्व कर रहे थे। तो आपने वहाँ से मतलब उनको रिज्यूम। ये काफ़ी अच्छी ये आपकी काफ़ी अच्छी जर्नी रही थी भैया। दूसरी कंपनी शायद आपकी जस्पे थी। नहीं, सो उसके बाद मेरा एक एडटेक, मैंने अभी बताया था कि मैं एक एडटेक कंपनी में इंटरव्यू क्विक स्टार्ट करके थी, उसमें एज़ अ डीएसए इंस्ट्रक्टर था। तो मैंने जब मेरी मीडिया डॉट नेट की ख़त्म हो गई इंटर्नशिप तो मैंने वहाँ पे बोला कि मेरे को एज़ अ एसडी इंटर्न करना, तो वहाँ पे भी मेरा फिर इंटरव्यूज़ हुए थे। उसमें बेसिकली पहला राउंड डीएसए का हुआ था और दूसरे राउंड में मेरे से बेसिक ओएस के बारे में पूछा गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मतलब बहुत बेसिक पूछा था ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऐसे कोई हार्ड लेवल नहीं था क्योंकि हार्ड लेवल होता तो मैं नहीं कर पाता क्योंकि मैंने डीएसए पे फोकस किया था। तो तो उसका डीएसए राउंड इतना टफ नहीं बोलूँगा मैं, लीड कोड मीडियम लेवल का था। तो फिर मैंने 6 महीने वहाँ पे इंटर्न करी उसके बाद। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में कभी बहुत बार अ, वो आ जाता है, मतलब लो फेजेज़। लो मोमेंट आते हैं हमारे लाइफ में। तो बेसिकली क्या हुआ था, मैंने मीडिया डॉट नेट छोड़ी, मैं बहुत खुश था, मेरे घर वाले खुश थे क्योंकि बेसिकली 1 लाख पर मंथ की स्टाइपेंड दे रही थी वो कंपनी। उसके बाद मैंने एक एडटेक कंपनी में काम कर रहा था। तो जस्ट दिसंबर को, मेरे 4th ईयर के दिसंबर में मेरे को ज़ोमैटो से भी इंटर्न का कॉल आया था और मैंने वो भी क्रैक कर ली थी। बट उस टाइम ज़ोमैटो ऑन साइट बुला रही थी और मेरी एडटेक कंपनी मेरे को रिमोट थी। तो मैंने प्रेफ़र वही करी एडटेक कंपनी। बट इवेंचुअली क्या हुआ, फरवरी में कोविड की वजह से एडटेक कंपनीज़ बहुत मतलब फ़क अप हो गया था उनका क्योंकि उनके सबके कोर्सेज़ बिकना बंद हो गए थे। तो क्योंकि ले-ऑफ्स हुए थे, तो फ़रवरी में मैं वहाँ से ले-ऑफ हो गया। अब क्या हुआ था कि मेरे पास कोई भी ऑफ़र नहीं था लिटरली, मैं 4th ईयर के अपने एंड में था और मैंने अब इतनी घिसी थी सीपीडीएसए में 2 साल और मेरे पास कोई भी ऑफ़र नहीं था। तो मैंने उस टाइम फिर ज़ेटा का इंटरव्यू दिया था और ज़ेटा के इंटरव्यू क्या हुआ था कि मेरा पहला डीएसए राउंड, दूसरा डीएसए राउंड दोनों क्लियर, तीसरा मेरा वो था बेसिकली ये जो सीएनओएस और डीबीएमएस, इसमें मैं रह फिर कंप्यूटर साइंस, कोर करेक्ट, कंप्यूटर साइंस वाले सब्जेक्ट्स। करेक्ट, और ये मैंने करे नहीं थे प्रिपेयर, बिल्कुल भी नहीं प्रिपेयर किए थे। तो इसमें मैं रह ये जो गया। जेटा हुँ, जेटा आप तक पहुँची थी या कहीं से रेफरल लगा था आपका? ज़ेटा का उस वक़्त ओपनिंग आई थी एज़ अ एसडी इंटर्न, तो ऑफ वो मैं कैंपस। करेक्ट, और मैंने वो रेफरल के साथ अप्लाई कर दिया था, तो मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गया था। तो मेरा ज़ेटा का इसका रेफरल आपने इसका रेफरल आपने कहाँ से लिया था? इसका यार मेरा बेसिकली मतलब मेरे जो सीनियर था, कॉलेज का सीनियर, उसका दोस्त ज़ेटा में था। तो मैंने उनको बोला था कि इफ यू कैन प्रोवाइड मी अ रेफरल, तो उन्होंने दे दिया था। सो कमिंग बैक टू दिस कि इंटरव्यूज़ मेरे क्लियर नहीं हुए थे ज़ेटा के। तो फिर मेरे को वहाँ पे हार्ट ब्रोकन हो गया कि भाई अ, मैं इस वजह से रह गया कि मैं थोड़ा ओएस, डीबीएमएस भी पढ़ लेता तो मेरा ये इंटरव्यू क्लियर हो जाता तो मैं जॉबलेस तो नहीं रहता एटलीस्ट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जस्ट पे मेरे को अप्रैल के टाइम मतलब 2 महीने में जॉबलेस था। मतलब लिटरली मेरे पास ऑफर ही नहीं था। तो
बेसिकली जसपे का मेरा क्लियर हो गया इंटरव्यू, तो जसपे का तो जसपे जसपे के लिए आपने अप्लाई किया था? तो रेफरल आया था या रिक्रूटर रीच किया था? तो मेरा एक दोस्त था, वो अमेज़न में इंटर्न कर रहा था, तो उसका जो रूममेट था अमेज़न में, उसके रूममेट का दोस्त जसपे में काम करता था। मैंने उसको बोला कि भाई प्लीज़ रेफरल दे दो, क्योंकि उस टाइम जसपे हायरिंग कर रही थी। तो आप समझ रहे हो, मैंने दोस्त के रूममेट के दोस्त से रेफरल लिया और फिर वहाँ से मेरे को कॉल आया। और जसपे का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आई गेस नेट पे पड़ा है, ये सबको पता होगा जसपे का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा होता है, हैकाथॉन होता है, वो सब होता है। तो मतलब देख सकते हैं लोग। तो मेरे को वहाँ से ऑफ़र मिल गया था जसपे का। बट मैं सैटिस्फाइड नहीं था जसपे से, क्योंकि मतलब जसपे की मैं यूपीआई टीम में गया था और वहाँ पे इतना अच्छा काम हो नहीं रहा था। तो मेरे को जो मैंने ज़ोमैटो का इंटर्न रिवोक किया था, मेरे को ज़ोमैटो से फिर से कॉल आया था कि वुड यू लाइक टू हैव एन फुल टाइम ऑफर नाउ? तो मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल, अब तो चाहिए। तो तो फिर आप उसके उस बाद टाइम जसपे में कितने दिन आप काम कर चुके थे? तो बेसिकली जसपे में मैंने 3 महीने इंटर्न करी थी, फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त, और फिर 2 महीने में फुल टाइम था। तो जब मेरे को 1 महीना हो गया था फुल टाइम हुए, तब मेरे को ज़ोमैटो से कॉल आ गया था कि वुड यू लाइक टू बी गेट एन एफटीई ऑफर? तो मैंने कहा हाँ, श्योर। तो उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल करे। तो उसके बाद फिर मैंने 2 महीने में जसपे छोड़ दी थी और मैं ज़ोमैटो आ गया था। तो फिर मैं ज़ोमैटो में 1 साल 2 महीने रहा था। तो ज़ोमैटो की हायरिंग कैसे हुई थी? सो ज़ोमैटो में मेरा पहला डीएसए का ही राउंड हुआ था। तो उसमें आई गेस मेरे से मतलब ज़ोमैटो का जो डीएसए राउंड्स होते हैं वो काफ़ी वेरिएंट होते हैं। मतलब कभी-कभार लोग ईज़ी क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कभी टफ भी पूछ लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर। जनरली मतलब स्टैंडर्ड नहीं है ज़ोमैटो के डीएसए राउंड्स का। तो मेरे को ठीक-ठाक लेवल का क्वेश्चन पूछा था। फिर उसके बाद वो मोस्टली डीपी पे था, डायनामिक प्रोग्रामिंग। एंड देन सेकंड राउंड मेरा हुआ था एलएलडी राउंड। सो बेसिकली उसमें मेरे से उन्होंने बेसिकली उसमें पहले मेरे से 15 मिनट एक छोटा-सा डीएसए क्वेश्चन पूछा था एंड उसके बाद उन्होंने मेरे से स्प्लिट वाइज़ डिज़ाइन करवाया था। और वो होने के बाद फिर मेरे को ऑन साइट एक इंजीनियरिंग मैनेजर बेसिकली आपका बिहेवियरल राउंड होता है, जिसमें आपका जो टेक का टॉप का बंदा होता है, ही टेक्स योर बिहेवियरल क्वेश्चन इंटरव्यू। वो बताता है कि अच्छा ऐसे-ऐसे जॉब रोल होगा और वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू एंड आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? और उसके बाद मेरे को ऑफर मिल गया था। तो ये जो सिस्टम डिज़ाइन के राउंड्स हुए थे आपके, तो ये फ्रेशर्स से भी पूछे जाते हैं या सिर्फ़ एक्सपीरियंस वाले बंदे? तो अब तो सिस्टम डिज़ाइन को काफ़ी वो कर दिया। मतलब सिस्टम डिज़ाइन में भी बेसिकली 2 चीज़ें होती है, एलएलडी और एचएलडी। बेसिकली लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन नहीं पूछा था जाता फ्रेशर्स को, बट लो लेवल डिज़ाइन जो है वो इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज़ कि पूछा जाता है लोगों को। और उसमें भी लो लेवल डिज़ाइन इज़ नथिंग बट आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं, जो कॉलेज में हम क्लास डायग्राम और ये सब बनाते थे, सीक्वेंस डायग्राम। यूएमएल डायग्राम ये सब, हाँ। करेक्ट। तो इन सम केसेस वो आपसे कोड भी करवाते हैं और इन सम केसेस वो आपसे बस डायग्राम बना लेते हैं। तो मेरे से थोड़ा कोड भी लिखवाया था, बट हाँ, मतलब वो जानना चाहते हैं कि फ्लो ऑफ कोड आप बता दें उनको। करेक्ट, करेक्ट कि कैसे क्लासेस बनाओगे, कैसे ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, कैसा डेटा फ्लो होगा, वो सब चीज़ें। हुँ। जैसे क बॉटलनेक कहीं आ रहा है तो आपको वो बताना पड़ेगा, फ्लो ऑफ कोड में कैसे आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। ये ओके। तो ये ज़ोमैटो का शायद मैंने पूछना भूल गया कि आप ये रेफ़रल मिला था आपको? नहीं, नहीं, तो वही मैंने कहा कि मैंने जो दिसंबर में ज़ोमैटो का इंटर्न का ऑफ़र रिवोक करा था, मतलब मना कर दिया था। तो उसी आपको कैसे मिला था? उस टाइम आई गेस मैंने यार अप्लाई किया होगा, मेरे को अब एग्ज़ैक्टली याद नहीं। मैंने रेफरल के साथ अप्लाई। हाँ। अच्छा, तो वन थिंग इज़ देयर कि ज़ोमैटो का कोई जॉब पोर्टल नहीं होता, उसमें आपको किसी एम्प्लॉयी को ही रीच आउट करना होता है और वो आपका रेफरल देता है। तो मैंने पता नहीं क्या था उस टाइम, बट हाँ, तो ये आई गेस ये आज के डेट ये आज के डेट में भी ऐसा है? करेक्ट। आज के डेट में भी आपको कोई जॉब पोर्टल नहीं मिलेगा, आपको किसी इंजीनियर को ही रीच आउट करना पड़ेगा और वो आपका रेफरल डालेगा, तभी यू विल गेट इनटू ज़ोमैटो। तो भैया मान लीजिए कि अगर कोई टियर 3 का है जिसका डीएसए और एक सीपी पे कमांड है, तो वो कैसे अप्रोच कर सकता है कि क्या प्रिपरेशन करे एक ज़ोमैटो स्पेसिफिक कंपनी में जाने के लिए? कि मुझे ज़ोमैटो क्रैक करना है, मैंने एक रिक्रूटर को रीच किया, मुझे रेफरल मिल गया है, मैं कैसे तैयारी करूँ उसका? सो ज़ोमैटो में जो मैं बोलूँगा डीएसए लेवल इज़ लाइक लीड कोड मीडियम, मीडियम हार्ड लेवल, बेसिकली मीडियम टुवर्ड्स हार्ड। मतलब प्रॉपर हार्ड नहीं होता, मीडियम टुवर्ड्स हार्ड होता है। एंड उसपे मैंने देखा है कि बहुत सारे ज़ोमैटो इंटरव्यूज़ में फ़ोकस आपका
इन चीज़ों पे भी किया जाता है कि जैसे रेडिस होता है, काफका होता है, आई एम नॉट श्योर इफ तुम्हें पता है या नहीं, बट रेडिस, काफका, ये टेक स्टैक्स होते हैं, इनके बारे में डायरेक्टली पूछ लेते हैं वहाँ पे फ्रेशर्स को ही। तो ये चीज़ें प्रिपेयर ये करके जा। हुँ, तो ये बेसिक थ्योरेटिकल पूछते हैं या काफका रेडिस की वर्किंग और पूरे कोड्स पूछते हैं? थ्योरेटिकली होता है कि रेडिस किस लिए यूज़ होता है, काफका किस लिए यूज़ होता है। वो मतलब तुम्हें बोल देंगे कि अच्छा ये एक प्रॉब्लम है, अब तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, और उसमें इवेंचुअली रेडिस या काफका यूज़ हो रहा होता है और तुम्हें बताना होता है। और एस सीक्वल के क्वेश्चंस होते हैं, एसक्यूएल के, वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तुमसे एसक्यूएल लिखवा लेते हैं। और ये चीज़ मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि मतलब आई आई वांट टू टेल वन थिंग कि जब मैं ज़ोमैटो में था, तो एक नोन ने मेरे एक कैंडिडेट को रिजेक्ट किया था ज़ोमैटो में जस्ट बिकॉज़ वो एसक्यूएल की क्वेरी नहीं लिख पाया था। व्हिच अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट राइट, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एसक्यूएल क्वेरी लिखने नहीं आते, वो तो डेवलप करने आते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज़ एनालिस्ट लिखते हैं। तो मतलब लक बेस्ड होता है यार बहुत, कि तुम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हो और कुछ तुमसे पूछ लेते हो, और वो तुम्हारी तुमसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती उस चीज़ की, बट स्टिल तुम रिजेक्ट हो जाते हो। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो बेसिकली लीड कोड के मीडियम लेवल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और थोड़ा बहुत लो लेवल डिजाइनिंग और थोड़ा ही जो एसक्यूएल भी आने। एसक्यूएल आनी चाहिए, और जो फेमस टर्म्स होती हैं जैसे रेडिस, काफका, ये सब तुम पढ़ लो थोड़ा, मतलब ऊपर-ऊपर से कि ये क्या होता है, क्या यू। स्केलेबिलिटी फैक्टर्स वाले। करेक्ट। और ये भी मेरे को कैसे पता चला था कि मैं उस टाइम लीड कोड की इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा था कि एक बंदे को पूछा हुआ था ये चीज़ कि काफका क्या होता है, रेडिस क्या होता है। उसको एक सिनेरियो दे दिया और उसमें बता दिया कि भाई अच्छा तुम इसमें क्या यूज़ करोगे आज की दुनिया में, कुछ इसको सॉल्व करने के लिए चीज़ ओपन सोर्स में बनी है या नहीं बनी। तो आई वुड लाइक टू टेल दिस ऑल्सो कि इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ लिया करो अपनी इंटरव्यू से 10 दिन पहले, मतलब लगातार पढ़ते जाओ, तो दैट विल आल्सो हेल्प कि क्या चल रहा है उस कंपनी में इंटरव्यूज में। हम्म। हाँ, ब्लॉग्स और ये सब चीज़ें तो पढ़नी चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने एक टेक्निकल चीज़ पढ़ी थी, शायद एक ब्लूम्स लेवल फ़िल्टर करके कुछ होता है, जो कि कुछ ट्रैफ़िक मैनेजमेंट और उन चीज़ों में काम आता है कि कैसे आपको मैनेज करना है। अच्छा। बेसिकली मैसेज क्यू और उ उन सब चीज़ों में ये काम करता है। तो काफी टेक। मैं जस्ट क्यूरियस था कि ये जानने के लिए, जैसे कि हम लॉगिन करते हैं मान लीजिए इंस्टाग्राम पे, तो वो विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये बताता है कि आपका अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या वो मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा अपने किसी स्टोर करके रखता होगा? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो वो ये चीज़ें कैसे काम करती हैं? तो थोड़ा-सा इसके लिए क्यूरियस था, तो वो चीज़ें भी मैं पढ़ लिया। तो मतलब ब्लॉग्स और टेक्निकल चीज़ें पढ़नी ये एक इम्पोर्टेंट मत होता है। अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइन में आ रहे हो ना, तो यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस फॉर एवरीथिंग कि भाई अच्छा ये चीज़ें कैसे हो रही हैं और ये क्या। और ये मतलब ज़ोमैटो में आई वुड से कि ये चीज़ अच्छी थी कि ज़ोमैटो में काफ़ी इनोवेशंस होती रहती थी, तो वहाँ पे नई-नई चीज़ें यूज़ होती रहती थी। एंड प्लस ऊबर में भी काफ़ी इन हाउस डेवलपमेंट्स चलती रहती हैं, और ओपन सोर्स चीज़ों को लोग बहुत देखते रहते हैं कि अच्छा, क्या? यस करेक्ट, कि इस चीज़ को इन्होंने कैसे सॉल्व किया, किसी बंदे ने कैसे सॉल्व किया, हम भी इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो मतलब वो क्यूरोसिटी तो तुम्हें बना के रखनी होगी अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइन में आ रहे हो, क्योंकि यू हैव टू बी अपडेटेड एट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो भैया ज़ोमैटो का कोई ऐसा पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर्स उनकी फ़ेवरेट है? जैसे कभी-कभी हम सुनते हैं कि किसी कंपनी के कोई डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट होते हैं। या नहीं, ऐसा ज़ोमैटो कुछ नहीं है। ये मतलब मैं वही कहूँगा ना, ज़ोमैटो में तुम्हें हार्डकोर सीपीयर्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे तुम्हें डेवलपमेंट अच्छा करने वाले लोग मिलेंगे ज़्यादातर। अब हुँ, तुम जैसे उबर वगैरह कंपनीज़ में जाओगे, यहाँ पे मोस्टली तुम्हें जो जिन्होंने सीपी, डीएसए अच्छे से करा हुआ है, मोस्टली वही बंदे मिलेंगे। तो उसी से कल्चर डेवलप हो जाता है। तो हो सकता है कि तुम्हारे मतलब वही है कि ज़ोमैटो में डीएसए पूछते हैं अच्छे लेवल का, बट हाँ, मतलब अगर तुम लीड कोड कर पा रहे हो तो यू आर गुड टू गो। ओके। तो अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तो उबर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे उबर बहुत लोगों की एक ड्रीम कंपनी होती है। टियर 3 में हो, टियर 2 में हो, या काफ़ी आईआईटियंस की भी एक बहुत बड़ी ड्रीम कंपनी होती है। तो भैया उबर तक आप कैसे पहुँचे? आप इसका प्रोसेस थोड़ा बताइए हमें। सो उबर सो उबर ने अभी रिसेंटली इंडिया में हायरिंग करना बहुत ज़्यादा कर दिया था, अराउंड लास्ट ईयर अक्टूबर के अराउंड। तो उस टाइम L3 L4 की हायरिंग हो रही थी। L3 इज़ बेसिकली HD1 और L4 HD2 होता है आपका। तो मैंने भी अप्लाई कर दिया था फॉर अ बैकएंड रोल, और मेरे को रिक्रूटर का आ गया था रिप्लाई कि
वी आर इन मतलब जनरली मैंने ऊबर में पहले भी अप्लाई किया था बट तब नहीं आता था क्योंकि हायरिंग कम होती थी तब ऊबर की। बट अभी रिसेंटली ऊबर की हायरिंग बहुत हो रही थी तो मेरे को भी रिप्लाई आ गया था। तो मैंने बेसिकली मेरे को स्विच तो मारना ही था तो मैंने बोल दिया कि यू कैन शेड्यूल माई इंटरव्यूज इन नेक्स्ट वीक। तो मेरा जो पहला इंटरव्यू हुआ था ऊबर में दैट वाज अ डीएसए राउंड। और उसमें मेरे से ग्राफ की प्रॉब्लम पूछी गई थी जिसमें डाइक्स्ट्रा यूज़ हो रहा था। तो मतलब इट वाज़ नॉट लाइक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डाइक्स्ट्रा उसमें मतलब प्रॉब्लम ऐसी बनाई होती है कि यू हैड टू डिड्यूस कि इसमें डाइक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर दिस राउंड सो बेसिकली एवरी राउंड वाज़ एलिमिनेटरी राउंड। आप किसी में भी अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू गिव द नेक्स्ट राउंड। तो मेरा जैसे वो राउंड हुआ उसके बाद मेरा नेक्स्ट राउंड जो था वो नेक्स्ट डे था। वो मेरा एलएलडी राउंड था। उसमें मेरे से स्प्लिट वाइज़ बनवाया गया था। सो उसमें मेरे को पूरा कोड करने को बोला था। उसमें मेरे से डायग्राम्स नहीं बनवाई थी। उन्होंने बोला कि आपको प्रॉपर कोड करना है, क्लासेस लिखनी है और उसमें बताना है कि इस क्लास में क्या होगा। एंड देन जो थर्ड राउंड था वो मेरा मैनेजर राउंड था। उसमें बेसिकली मेरे से ज़ोमैटो का पूरा ग्राइंड किया गया था कि ज़ोमैटो में मैंने क्या-क्या किया था। एंड उसमें ये चीज़ें भी पूछी गई थी मेरे से कि आप ऊबर में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। सो बेसिकली दे जज यू ऑन दिस कि ऊबर में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से। सो या दीज़ 3 वर द राउंड्स व्हिच आई गेव। और उसमें आई फॉरगॉट टू मेंशन कि मेरा ओए भी हुआ था एक, जिसमें 1 घंटे में 4 प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। तो आई आई वुड से कि जो मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं ना, वो इसी ओए में ही एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि जो है कि ओए ही काफ़ी टफ था। 1 घंटे में 4 प्रॉब्लम सॉल्व करना। और जितना मेरे को पता चला था कि चारों जिन्होंने सॉल्व करी थी, उन्हीं को ही आगे कॉल आया था। तो हुँ, तो ये ओ फिर देखो यहाँ पे यही चीज़ आ जाती है कि अगर तुमने सिर्फ लीड कोड करा है, तो हो सकता है कि तुम ओए में इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाओ क्योंकि तुमने कॉन्टेस्ट नहीं दिए सीपी वाले, तो तुम वो प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं जान रहे अभी। बट अगर तुमने सीपी करी है, तुम्हें पता है कि अच्छा मेरे को इस टाइम फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो दैट विल हेल्प इन ओए। अदरवाइज़ इंटरव्यूज़ में लीड कोड इज़ फाइन। ओके। तो जैसे अभी कोई फाइनल ईयर में स्टूडेंट है तो आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ बनाया था जो आपको आगे जाके हेल्प करा हो? भाई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की तो मत ही पूछो। मेरा मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने दोस्तों को बोला था कि उन्होंने ही किया था सब कुछ। और जिस दिन हमें फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना था, उस दिन मैम ने मेरे से पूछ लिया कि पूरा तुम ही एक्सप्लेन करो। और मतलब काफ़ी मतलब मतलब तब हम आपकी मतलब आपकी मैं प्रोफ़ाइल थोड़ी मैंने वही स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कॉलेज को सीरियसली लेता ही नहीं था। मतलब मैं बस अपनी सीजीपीए मेंटेन कर रहा था कि मेरी बस 8 से ऊपर रहे। और मेरी 8 से ऊपर भी नहीं रही थी, मेरी 7.95 सीजीपीए थी। और मेरे को उससे कोई दिक्कत भी नहीं हुई कहीं पे, ना मेरे से किसी ने सीजीपीए पूछी, जिन कंपनीज़ में मैंने किया है। और मैंने मोस्ट ऑफ द बिग तो हुँ, आपकी प्रोफ़ाइल बेसिकली डीएसए एक्सटेंसिव और सीपी एक्सटेंसिव वाली प्रोफ़ाइल थी। तो वही ये कंपनीज़ हाँ, एक सवाल और था भैया जैसे जैसे आपने सही याद दिलाया कि ये सीजीपीए कितना मैटर करता है ये बड़े-बड़े बिग फर्म्स में? अब मेरे को लगता है काफ़ी कम कंपनीज़ है, जैसे मैं बताऊँ उबर, गूगल जैसी कंपनीज़ है, मीडिया डॉट नेट, ज़ेटा, इन सब ने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा था सीजीपीए के बारे में। बट आई गेस ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट ने भी आई गेस 8 कर दी अपनी लिमिट। और ओरेकल की भी आई गेस 8 ही है। तो ये कुछ कंपनीज़ ही हैं जो ये फालतू का क्राइटेरिया रखती हैं। मेरे को तो नहीं लगता रखना चाहिए ना। और ये फ्यूचर में हटा भी देंगी क्योंकि अभी इलॉन मस्क ने भी बोल दिया कि भाई वी डोंट वांट योर डिग्री, वी जस्ट वांट कि तुम कोड कर पा रहे हो तो वी विल हायर यू। तो डिग्री का तो मैं यही बोलूँगा कि जो अब नए आ रहे हैं लोग जो सेकंड, थर्ड ईयर में, वो इतना मैटर ना करें, वो अपने स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान रखें। क्योंकि कॉलेजेस बोलते रहते हैं हमने इंडस्ट्री फोकस्ड वो बनाया, बट वो बस बनाया होता है उन्होंने, और कुछ नहीं है। तो या फोकस ऑन योरसेल्फ। और या तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस कंपनी में काम करके आया हो? मेरे को ये ज़ोमैटो में आया था क्योंकि मतलब मैं दिल्ली में रहा हूँ हमेशा से और ज़ोमैटो का कल्चर भी मेरे लिए थोड़ा सही था। और मतलब वहाँ पे बहुत ऐसे एक्सटेंसिव डेवलपमेंट होती थी कि तुरंत-तुरंत प्रोजेक्ट्स बनाने। तो जब मैं फ्रेश ग्रेड गया था, मेरे को डेव का बिल्कुल आइडिया नहीं था। और वहाँ जाके मैं इतना सीखा हूँ डेव, मतलब लिटरली मतलब आई वुड लाइक टू ऐड कि जब मैं मीडिया डॉट नेट में था तब मेरे को पीपीओ नहीं मिला था क्योंकि मेरे को डेव ही नहीं आता था और मैं कुछ भी परफॉर्म ही नहीं कर पाया था। तो मेरे को थोड़ा-सा वहाँ से हेट हुआ था कि यार भाई मैं डेव क्यों नहीं कर पा रहा। फिर जो मैंने आगे की 2 इंटर्नशिप करी अपनी इंटरव्यू की स्टार्ट और जस्ट पे में, उसमें भी मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ था। बट ज़ोमैटो में जब मैंने 1 साल रगड़ा है, उसमें मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था क्योंकि
बेसिकली स्टार्टअप कल्चर, अगर तुम जा रहे हो स्टार्टअप में फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर करियर। तो या ज़ोमैटो में आई वुड से। ओके, ग्रेट भैया। तो हमने जैसे बात कर लिया डीएसए के बारे में, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमने देख लिए। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में देख लिया। अगर आप थोड़ा-सा बता सकें कि आज के डेट में रिज़्यूमे कैसे बिल्ड करना हो तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी बच्चों की। यार, आई थिंक मतलब रिज्यूमे में मैं थोड़ा लकी रहा हूँ हमेशा, क्योंकि मेरा रिज्यूमे मैं सही बताऊँ तो सिर्फ डीएसए और सीपी फोकस्ड ही है, मेरे प्रोजेक्ट्स भी अच्छे नहीं है। हो सकता है कि मेरे मीडिया डॉट नेट आ गई थी मेरे रिज्यूमे में, जिस वजह से मेरे को हर जगह मिल जा रहा था चांस। तो हुँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारी रिज्यूमे में कंपनीज नहीं है, तो यू शुड हैव गुड प्रोजेक्ट्स इन योर रिज्यूमे। अदरवाइज कंपनीज हैं तो लोग रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा देखते भी नहीं है। तुम बता दो कि तुम इस कंपनी में हो, तो दैट हेल्प्स। तो या मतलब मैं यही बोलूँगा कि या तो प्रोजेक्ट्स हों, मतलब डीएसए तो होना ही चाहिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए। बट अगर कंपनीज का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर तुम प्रोजेक्ट्स डालो अच्छे। हुँ, ग्रेट, ग्रेट। तो भैया अभी उबर में कुछ एआई एक्सटेंसिव कामें चल रही है? जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो कंपनी में ऐसा कुछ चल रहा है ट्रेंड अभी की डेट में? क्योंकि अभी मैंने एक्चुअली रिसेंटली जॉइन किया, मेरे को 2 महीने हुए हैं, तो मेरे को ऐसे ज़्यादा पता नहीं है। बट वो हर कंपनी में चलता है यार, वो ज़ोमैटो में भी था, इधर भी चल ही रहा होगा। और मैं थोड़ा बैकएंड फ़ोकस्ड टीम में हूँ, तो नॉट श्योर कि कितना क्या चल रहा है। तो भैया आपने कौन-कौन से टेक स्टैक पे काम कर चुके हैं अभी तक? जावा ही शुरू से थे या बीच में चेंज भी कह रहा था? ये नहीं, मैं सिर्फ सीपी जावा में करी, और मीडिया डॉट नेट में मैंने जावा में किया था। उसके बाद इंटरव्यू के स्टार्ट में मैंने पाइथन जेंगो पे काम किया था। और उसके बाद जब मैं जेस पे गया था, वहाँ पे हैस्कल, मतलब बहुत ही पता नहीं क्यों लोग यूज़ करते हैं वो लोग, बट हैस्कल करके एक लैंग्वेज होती है, वो यूज़ थी। फिर उसके बाद मैंने ज़ोमैटो में गोलैंग पे काम किया, और अभी उबर में भी मैं गोलैंग पे काम कर रहा हूँ। मतलब आपको फ्रीक्वेंटली स्विच करना पड़ता है हर एक टेक स्टैक के बीच में। हाँ, मतलब मेरी फुल टाइम एक्सपीरियंस में गोलैंग ही रहा है। तो मतलब आई एम मोर कंफर्टेबल विद गोलैंग। जावा तो मैंने बस सीपी और डीएसए में करी है, मैंने कभी डेव किया ही नहीं उससे ढंग से। अगर कोई फ्रेशर्स है तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट करना या कौन-सा टेक स्टैक काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग या फिर रिक्रूटर्स के लिए काफ़ी आई कैचिंग हो सकता है? तो मैं बताता हूँ, इसमें जो मैंने देखा है, अभी मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए थे, गूगल के भी दिए थे इनफैक्ट। तो मोस्टली 2 लैंग्वेजेज़ ही तुम्हें मिलेंगी, एक गोलैंग मिलेगी और एक जावा मिलेगी। जावा अभी भी बहुत लोग बोलते हैं कि अब ये पुरानी हो गई, बट जावा बहुत कंपनी है, जैसे इंटुइट है, गूगल है। गूगल की काफ़ी टीम्स में जावा ही यूज़ होती है। और नॉट श्योर बाकी कंपनीज़ का, बट इन 2 में तो जावा एक्सटेंसिवली यूज़ होती है, और बाकी जैसे उबर, ज़ोमैटो, ये सब है, इनमें गोलैंग यूज़ होती है पूरे ही अक्रॉस टीम्स। तो दीज़ आर द 2 लैंग्वेजेज़ व्हिच आई वुड सजेस्ट। बाकी पाइथन वाइथन का आई डोंट थिंक सो अब इतना रहा है, जेंगो वेंगो का। पाइथन इज़ मेनली यूज्ड फॉर एआई एंड स्टफ लाइक दैट। और तो स्टा ये एक एक सवाल और था भैया कि स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा एक कल्चर आया था बीच में मर्न स्टैक को लेकर के, कि मर्न स्टैक डेवलपर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही थी। तो आज के डेट में जितने भी कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं उसमें 80 टू 90% लोग मर्न स्टैक करके बैठे हुए हैं। तो ये मर्न स्टैक कहाँ तक उनको एक जॉब दिलाने में हेल्प कर सकता है? अभी मतलब का अगर सिनेरियो लें। तो बेसिकली क्या होता है ना, कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ है, वो आपकी बहुत पुरानी-पुरानी कंपनीज़ है। तो उनके जो ऑलरेडी कोड बेस लिखा हुआ है, वो जावा में लिखा हुआ है, या उन्होंने माइग्रेट करके गोलैंग में लिख लिया है। तो जो मर्न स्टैक है, वो सिर्फ़ आपके नए स्टार्टअप्स में ही मिलेगा, क्योंकि वो नए बेसिक से कोड लिखते हैं। तो वो मर्न यूज़ करते हैं, क्योंकि मर्न काफ़ी नई टेक्नोलॉजी थी, और वो वेब में भी सपोर्टेड थी। मतलब और भी रीज़न्स हो सकते हैं, बट नए स्टार्टअप्स में ही तुम्हें मर्न स्टैक मिलेगा। बाकी बड़ी कंपनीज़ में बहुत ही रेयर है, मतलब मैंने तो आज तक नोड.जेएस कहीं यूज़ हो रहा है एज़ अ बैकएंड लैंग्वेज। बहुत सारे स्टार्टअप्स जैसे वाईसी फंडेड होते हैं तो आपने कभी ट्राई किया वाईसी के कोई भी स्टार्टअप्स में नहीं यार, किसी का अ, मेरा ग्रोथ मेरे आपका काम करता हो? अम, नहीं यार, मेरे नोन में तो कोई नहीं है, मतलब मैंने तो नहीं किया यार। मतलब मेरा स्टार्टिंग से एम था कि प्रोडक्ट बेस में ही जाना है। तो मतलब इंडिया में भी जैसे वाईसी का कल्चर डेवलप होना स्टार्ट हो गया है और वो भी हुँ। यार मतलब हाँ, है।
काफ़ी ये जो वाईसी स्टार्टअप्स होते हैं, इनमें ये लोग फाउंडिंग इंजीनियर्स हायर करते हैं और इक्विटी दे देते हैं, और अगर ये कंपनीज चल जाए तो तुम मतलब ओवरनाइट ही मिलियनेयर बन सकते हो। बट वही होता है कि यार ये फिर तुम्हें, तुम्हारा जो डेव है ना वो बहुत क्रिस्प होना चाहिए, मतलब कि बहुत अच्छा डेव आना चाहिए, तुम्हारा डीएसए कुछ काम नहीं आएगा। तो वो मतलब, प्रोडक्शन लेवल का डेप होना चाहिए वैसा। तो जैसे मेरी प्रोफाइल है, मेरी प्रोफाइल तो वहाँ जमेगी नहीं, क्योंकि आई एम अ बिट, मतलब अर्लियर डीएसए फोकस था, बाद में तो डेव अब सीखते जा रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, बट व्हेन आई वाज अ फ्रेशर तब तो आई वाज नॉट ओके विद दैट। बट हाँ, कि इफ समवन इज वेरी गुड इन डेफ तो दे कैन ट्राई। अभी आप भैया गूगल के बारे में बात कर रहे थे, तो गूगल के रिक्रूटर ने आपको रीच करा था या आपने खुद भरा था उसका फॉर्म? मेरे को, मैंने भरा था यार, मैंने पहले रेफरल के साथ भरा तो मैं रिजेक्ट हो गया, तो उसके बाद मैंने फिर अपनी ईमेल आईडी बदल के बिना रेफरल के अप्लाई किया, तब मेरे को गूगल से आ गया था कॉल। सो इसमें ये हुआ था कि जब मैंने रेफरल के साथ अप्लाई किया था तो मैंने हैकर रैंक का रेज्यूमे जो होता है उससे अप्लाई किया था, बट जब मैंने दूसरी बार अप्लाई किया तो ओवरलीव करके एक वेबसाइट है, उससे मैंने रिज्यूमे बना के डाला, तो आई थिंक वहाँ पे मेरा एटीएस फ्रेंडली नहीं था पहला रिज्यूमे, बट जब मैंने ओवरलीव से बनाया वो एटीएस से पास हो गया, और फिर रिक्रूटर को पसंद आ गया होगा एंड देन शी कॉन्टेक्टेड मी। ओके। एटीएस स्कोर भी काफ़ी मैटर करता है आज के डेट में, तो हर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में। हर रेज्यूमे को एक ह्यूमन बीइंग नहीं देख रहा होता, वो पहले वो फिल्टर होके ही आते हैं सारे रेज्यूमेस। ओके, ग्रेट भैया। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। और फाइनल एक आपसे जैसे कोई कनेक्ट करना चाहता हो फ्यूचर में, तो आपसे कैसे कर सकता है? यार मेरा एक मैंने अभी रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट शुरू करा है, जिसमें मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टेक रिलेटेड कंटेंट डालूंगा, बच्चों की हेल्प करूंगा, तो दे कैन रीच आउट मी ओवर देयर। मैं मतलब मोस्टली को रिप्लाई दे देता हूँ, अदरवाइज लिंक्डइन है मेरा, जिसमें लिंक्डइन पे मोस्टली मैं रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा भर गया मैसेज, तो मोस्टली मैं इंस्टाग्राम पे ही रिप्लाई दूंगा, अदरवाइज लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं इफ दे वांट टू। बट हाँ, ग्रेट। चांसेस मैसेज आर मोर इन लिंक्डइन, तो या। तो मैंने देखा कि लिंक्डइन पे भी आपके 10,000 के शायद ऊपर ही फॉलोअर्स हो गए हैं। तो हाँ, मैसेजेस उस पे आ रहे होते हैं बहुत सारे। मतलब हाँ, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली लोग रेफरल के लिए रीच आउट कर रहे होते हैं, तो दिन के ही 10-20 मैसेज आ जाते हैं, तो वो इतना बढ़ जाता है कि मतलब आप नहीं कर सकते विद द जॉब की हर किसी को रिप्लाई कर रहे हो। हुँ। तो आपको अगर किसी का रेफ़रल आता है, जैसे कि कोई स्टूडेंट हो आपको रीच आउट करता है कि भैया मुझे इस कंपनी में रेफ़रल चाहिए, तो आप आप क्या खुद से कुछ पॉइंट्स उसमें देखते हैं कि हाँ, इसके पास ये चीज़ें होनी चाहिए? तो मैं देखता हूँ कि अगर वो एचडी1 पोजीशन के लिए आ रहा है, तो उसका इंटरव्यू होगा डीएसए प्लस एलएलडी, तो आई फोकस कि वो ये इंटरव्यूज क्लियर कर पाएगा या नहीं, तो उसके लिए मैं देखता हूँ कि उसकी डीएसए स्किल्स कैसी हैं जो उसका रेज्यूमे रिफ्लेक्ट करेगा, प्लस एलएलडी आई एक्सपेक्ट कि अगर डीएसए अच्छा तो एलएलडी भी कर ही लेगा, अगर वो 1 हफ्ता लगाएगा तो। तो मोस्टली तो मैं यार डीएसए ही देखता हूँ, क्योंकि मतलब वही होता है ना कि अगर जिस बंदे ने डीएसए करा है तो वो डीएसए देखेगा तुम्हारे रिज्यूमे में, जिसने डेव कर रखा है वो डेव देखेगा, क्योंकि उसको उसका आइडिया है। तो ये चीज़ है। ओके, ग्रेट भैया। तो हम ये पॉडकास्ट यहाँ पे समाप्त करेंगे। और आपका हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और थैंक यू। आपके कुछ लिंक्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, जिससे कि सारे जो हमारे फैमिली मेंबर हैं, आप तक रीच आउट करेंगे। और आई श्योर, होप आप सबकी हेल्प करें और कीप ग्रोइंग एंड कीप श्योर। हसलिंग। थैंक्स ब्रो। थैंक्स। बाय-बाय।